कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। अभी देश में चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आने वाले कुछ दिनों में होने जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अपने चुनाव अभियान में अभी से जुट चुके हैं। नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में हैं और हरियाणा में जाकर उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि 370 सीटें भाजपा और 400 सीटें एनडीए, ये मिलना तय है। देश की जनता ने मूड बना लिया है, तो बार बार वो 370 सीटों का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पर भी उन्होंने आज खूब निशाना साधा और धारा 370 हटाने के बहाने कैसे उन्होंने अपनी 370 सीटों की बात जोड़ी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। तो प्रधानमंत्री ने यह बात संसद में 2 बार कही और अब आज कह रहे हैं वो पब्लिक मीटिंग के अंदर। तो मैं पहले एक बार फिर संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करना चाहता हूं। सर, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार 370 सीटों का तिलक लगेगा, तो अब बातें हवा हवाई हैं या आपको लग रहा है कि यह भी हो जाएगा? अब वो 370 होंगी, 320 होंगी, 372 होंगी, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तो क्लियरली दिख रहा है कि सरकार बीजेपी बना रही है अच्छे बहुमत के साथ। पिछली बार से ज्यादा सीटें होती हैं या उतनी रहती हैं, ये तो भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है एक बार चुनाव की घोषणा, लेकिन वो क्लियरली आ गए। लेकिन देखिए, मैं तो हमेशा इस बात पे एप्रिशिएट करूं या हैरान हूं कि कैसे 370 के मुद्दे के साथ प्राइम मिनिस्टर उसको कितना क्लेवरली डिप्लॉय कर रहे हैं और भाजपा की 370 सीटों की बात कर रहे हैं लगातार। तो उससे भी तो एक माहौल बनता है कि भाई 370 ला रहे हैं, 370 ला रहे हैं। ये नहीं कि सरकार बना रहे, 370 ला रहे हैं। और उससे उनका राष्ट्रवाद का मुद्दा, आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर, ये सारी बातें उस एक नारे में या उस एक संबोधन में आ जाती हैं। तो देखिए वो कैसे राम मंदिर की बात इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो मुद्दा एक लेवल पे सील हो गया। उससे जितने वोट है वो सब कंसोलिडेट हो गए। अब उसको याद दिलाने की बात नहीं है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ये हो गया। तो अब वो वापस अपने दूसरे मुद्दों, नेशनलिज्म और एक जो भारत की तरक्की, समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विकास पुरुष का जो नारा लेके वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर की तरह देश की राजनीति में आए थे। तो ये दोनों चीजें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2047 तक विकसित भारत, मुझे लगता है आने वाले चुनावों में बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर की मुहिम के ये 2 प्रमुख स्तंभ रहेंगे। राष्ट्रवाद, जिसमें आर्टिकल 370, और ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और विकसित भारत। ठीक है। तो अच्छा, मैं अब जरा आज की समय कम है, इसलिए आज की जो एक अहम खबर है उस पर जाना चाहता हूं, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा देश के अंदर हो रही है और वो खबर है पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की। संदेशखाली में क्या हुआ? कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू किया। शाहजहां शेख टीएमसी का वर्कर है और गुंडा है, ये तो साफ हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके लोगों ने पहले ईडी की टीम के ऊपर जानलेवा हमला किया था और अब ये महिलाएं कह रही हैं कि इसने हमारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, ये हमारे पतियों को उठा करके ले जाता है, मारता पीटता है और हमको भी उठा करके ले जाता है, हमारे साथ दुष्कर्म करता है, ये और इसके गुर्गे। अब ये आरोप उन्होंने टीवी पर आकर के लगाया, मीडिया के कैमरों पर लगाया।
ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया होगा इसका आप सोच सकते हैं? ममता बनर्जी ने यह कहा कि ये मुंह ढककर क्यों बोल रहे हैं, ये आरोप झूठे हैं, ये तो आरएसएस का बंकर है संदेश खाली जहां से ये आरोप लगवाए जा रहे हैं, ये बीजेपी आरोप लगवा रही है, ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं और मुंह ढककर क्यों बोल रही हैं। पुलिस इनको भी पकड़ेगी और पकड़ लिया गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं वो जो आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है, ये जांच के बाद पता चलेगा। ममता बनर्जी कह रही है हम जांच भी करा रहे हैं और साथ में कहती हैं कि इनको भी पकड़ रहे हैं, ये झूठ बोल रही है। तो अगर आप जांच करा रहे हैं तो आपको कैसे पता पहले कि झूठ बोल रही हैं? इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसमें यह भी सवाल नहीं है कि आप महिला मुख्यमंत्री हैं या पुरुष मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ममता बनर्जी का, और वो आपने असेंबली में भाषण दिया, असेंबली में वो बात बोली बंगाल की, ममता बनर्जी की वो बात सुनिए, उस पर वो बहुत ज्यादा घिरी हुई हैं आरोपों में। और उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के नेता हैं, वो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी वो भी कह रहे हैं कि हमको संदेश खाली नहीं जाने दिया जा रहा है। सुनिए जरा। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে, 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে, কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট মনে রাখবেন। तो आपने देखा ये अब जो बात वो कह रही थी कि ये जो मुंह पर मास्क लगाकर जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इनको भी हम लोग पकड़ रहे हैं। ओम जी एक तो ये पूरा जो मुद्दा है आप देखिए कि जिस तरीके से शाहजहां शेख की पूरी शख्सियत उभर के निकल के आई है, उसमें इतना खल चरित्र जो हम 70-80 के दशकों के फिल्मों में देखते थे, वो स्थिति पता नहीं क्यों और ऐसा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये विश्वास करना कठिन होता है। जिस तरह के तरीके से वहां कहानी निकल के आ रही है, अब सच्चाई कितनी है वो आगे पता चलेगी, लेकिन जिस तरीके से उसके गुंडों ने ईडी पे 5 जनवरी से हमला किया और उसके बाद का पूरा जो घटनाक्रम है वो अजीब है। मतलब वो इस तरह का है कि जिस तरह का खल चरित्र है और उसमें जो महिलाएं जिस बात पे बहुत संवेदनशीलता के साथ, बड़ी बहुत टैक्टफुली, बहुत ठीक तरीके से, जिसमें आपका सही भाव निकल के आए, उस तरीके से उस मामले को हैंडल किया जाना चाहिए था, उस पे इस तरह का बयान, ये बहुत ही अजीब। ये तो इस तरह की स्थिति है कि आपकी संवेदनहीनता कितनी किस स्तर तक जा चुकी है कि महिलाएं जो ये कह रही हैं कि हमारे पतियों को ले जाके वहां पीटा जाता था, हमारी जमीन का अवैध कब्जा कर लिया जाता था, हमें हमारे साथ गलत व्यवहार और दुष्कर्म होता था, यौन उत्पीड़न होता था, उनपे इस तरह का बिना पूरी जांच कराए अगर ये बात कोई राजनेता कहता है तो मुझे लगता है कि ये तो उसके दंभ की पराकाष्ठा है। एक बार सोचिए जरा, उसके निर्लज्जता की पराकाष्ठा। ये बयान कहीं किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने दे दिया होता, आसमान टूट पड़ता। ये बिल्कुल ये ऐसा ही बयान है कि इस पे सही में आसमान टूट पड़ता। ये निर्लज्जता की और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री बिना पूरी जांच कराए इस तरह के बयान दे। वो ये भी कह रही है उसमें कि बीजेपी वाले शाहजहां शेख को टारगेट कर रहे हैं। देखिए बड़ा शर्मनाक है, ये शायद पश्चिम बंगाल में कैसे हो पा रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप जो है जिस पे दोष लग रहा है या जो आरोपी है उसको पकड़ने की जगह जो विक्टिम है उसको पकड़ रहे हैं। ये तो पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि विक्टिम को पकड़ लें आप, दोषी का तो पता नहीं। दूसरा ये है कि जहां मैं इसको देखता हूं कि बहुत ये जो सारा कुछ ममता बनर्जी इस वक्त कर रही हैं इसका खामियाजा तो मिलेगा ही, और वो मदद कर रही है बीजेपी की कि वो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 370, वो इन्हीं कारणों से होगा। जो विपक्षी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं अपने यहाँ पे, वो इसी कारणों से होगा कि वो बीजेपी जो है 370 पहुँच जाए। देखिए मुझे लगता है शाहजहां शेख एक अकेला बंगाल में व्यक्ति नहीं होगा। ममता बनर्जी के राज में ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख जैसे लोगों को आश्रय दिया है, उन्हें सरकारी सुविधाएं दी है
और उन्हें तैयार किया है कि वो अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी करते रहे, लेकिन वोट बैंक उनके लिए व्यवस्था करते रहे। मुझे लग रहा है अगर इसकी न्यायिक जांच, ईमानदारी से अगर जांच होगी तो कई और शाहजहां शेख बंगाल से निकलेंगे जो टीएमसी और ममता बनर्जी के नेतृत्व के अंदर बंगाल के अंदर अत्याचार कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है इसकी पूरी न्यायिक जांच होना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री जो बंगाल की महिला मुख्यमंत्री है, वो दूसरी महिलाओं के बारे में यह कहती है कि जो चेहरे पे अगर मास्क लगा के आ रही है तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। मुझे लग रहा है इससे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण बयान कोई एक मुख्यमंत्री नहीं दे सकता राज्य के लिए। ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि जिस शाहजहां शेख को उसने आश्रय दिया था उसका काला चिट्टा बाहर आ चुका है, अब उसका बचना नामुमकिन है। और अब मुझे बताइए, ममता बनर्जी शाहजहां शेख तो पकड़ नहीं रही है, उन महिलाओं को पकड़ने की बात करिए जो पीड़ित हुई है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, कह रहे उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन जो शाहजहां शेख वहां पर अत्याचार करता रहा उसको आज सरकार के परिसर में कहीं छुपा कर रखा है। ममता बनर्जी बताया कि वो कब उसको पकड़ के लेकर आएगी। मुझे लगता है कि अगर पूरी ईमानदारी से जांच होगी तो कई और लोग निकलेंगे। टीएमसी के जो पूरा नेटवर्क है जमीनी स्तर पर वो इसी तरह का कैडर है जो अत्याचार करता है, जमीनों पर कब्जा करता है, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करता है, केंद्र के भेजे हुए पैसों का दुरुपयोग करता है। वो पूरी टीएमसी की सरकार इसी के दम पर चल रही है। मुझे लग रहा है जिस दिन जांच होगी सब के सब बाहर आ जाएंगे। अब ममता बनर्जी ने ये बोल दिया, महिलाएं झूठ बोल रही हैं जो कह रही हैं हमारे साथ दुष्कर्म करता है आदमी या इसके लोग, सब खामोश हैं, कोई आरोप, कोई आप कहीं से आवाज नहीं सुन रहे होंगे। अब ये कहना कि इस पर केवल विपक्ष के लोग जो हैं, बाकी लोग जो हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पर सबको बोलना चाहिए। अगर आज वहां कांग्रेस पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है तो ये कहेंगे भाई ये तो पॉलिटिकल राइवल है इनके, इसलिए कर रहे हैं। फिर अगर ये बात सही है तो फिर यहाँ पर प्रियंका गांधी भी जाएं, राहुल गांधी भी जाएं, बाकी और नेता जो हैं वो भी बोले इनके खिलाफ। ममता बनर्जी ऐसा कह दें और उस पर देश में कहीं चर्चा ही ना हो, यह तो माहौल बड़ा अजीब किस्म का है। संजीव श्रीवास्तव जी। मतलब मैं शुरुआत इस बात से करना चाह रहा हूं कि चर्चा कैसी नहीं हो रही है। हम सभी बोल रहे हैं, आपने बात उठाई है, आपके तीनों मेरे साथी पैनलिस्ट बोले, और मैं भी निंदा करूंगा ममता बनर्जी की कि बहुत ही शर्मनाक उनका बिहेवियर है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए। और एक बंगाल की राजनीति में कम से कम पिछले 30-40 साल से पहले कम्युनिस्ट की गुंडों की फौज थी और अब टीएमसी की गुंडों की फौज है। सिर्फ फर्क ये आ गया है कि उस गुंडों की फौज को हाल के सालों में, जो कि जांच का विषय है, जिसकी सही पड़ताल होनी चाहिए, उसको एक सांप्रदायिक रंग भी दे दिया गया है कि भाई ये तो शाहजहां शेख है, फलां है, मतलब इस तरह के नामों को उछाल के। अब वो अगर सही बात है तो उनको पकड़ के उनकी पिटाई होनी चाहिए। लेकिन कल मैं एक वीडियो देख रहा था, असल में ये वीडियोस का भी नहीं मालूम पड़ता कौन सा वीडियो सही है, तो कुछ पुलिस वालों की पिटाई हो रही थी संदेश खली में। अब वो वहां का वीडियो है कि वो भी कोई मॉफ्ड वीडियो है, गलत वीडियो वाला नहीं, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि बंगाल की राजनीति पिछले 4 दशक से हिंसा का शिकार रही है और टीएमसी और ममता बनर्जी के नेतृत्व में वो एक अलग लेवल पे चली गई। मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है वहां। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। और आपने ये बात भी सही कही कि कहीं ना कहीं ये सब बातें बीजेपी की राजनीति को भी सूट करती है। जैसे राहुल अभी कह रहे थे शायद कि ये जो इसका काउंटर मोबिलाइजेशन होगा, काउंटर पोलराइजेशन होगा, उसके पॉलिटिकल लाभ बीजेपी को मिलेंगे, बट बात राजनीतिक लाभ हानि की नहीं है। बिल्कुल। जैसे सौरभ आपने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए इतना बड़ा ये मुद्दा उछला था गुजरात दंगों के टाइम राजधर्म की, तो वो बात अब 20-22 साल पुरानी हो गई। अब ये राजधर्म तो अब ममता बनर्जी पे लागू होता है। Exactly. भाई आप इस तरह की हल्की बातें सदन से, क्योंकि वो प्योरली पॉलिटिकल पर्सन है, सही गलत का वहां मुद्दा ही नहीं है। तो ये तो मतलब मैंने आपको ज्वाइन कर लिया इस भर्त्सना में और पूरी ईमानदारी से और मन से। तो आवाज तो खूब उठ रही है सर, लेकिन बाकी लोगों की खामोशी भी चुभ रही है ना। वो सिलेक्टिवली उठती है। एग्जैक्टली ये इस पर इतना सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है हमारे देश में? बीजेपी कुछ गलती करती है तो कौन से एनडीए अलाइज और बीजेपी, अगर उनकी कोई मिस्टेक होती है तो जब वो यूपी के अंदर वो लखीमपुर में वो मिनिस्टर के बच्चे के साथ ने गाड़ी चलाई थी, वो पूरा किस्सा हुआ था, उसमें कौन सा एनडीए और बीजेपी का नेता भर्त्सना कर रहा था? बोलना चाहिए तो हमारे देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसमें आप एनडीए और इंडिया की बात नहीं कर सकते। जो एक लेवल पे सब धृतराष्ट्र बन जाते हैं, मैं नहीं बनता, हमारे साथी नहीं बन रहे। जी चले, बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपका आज वक्त इतना ही था हमारे पास। कहानी कुर्सी की में खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन पर हम आगे कल फिर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया ओम जी उपाध्याय जी का, राहुल महाजन जी का, समीर चौहान साहब का स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।